स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस विषय का संचालन करेंगे वो इतिहास है और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आप लोगों का 11 क्लास लिया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। आज जो हम लोगों की क्लास चलेगी वो मुद्दा होगा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, मगध साम्राज्य से संबंधित सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम ये कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के साथ और सहयोग से मैं निरंतर प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग साथ और सहयोग देते रहेंगे तो निसंदेह हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जीएस, जीके और करंट जैसे मुद्दों को पूरी गहनता के साथ अध्ययन कराते हुए चलूंगा। तो हम आज की जो क्लास लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं वो हम लोगों की आज की क्लास होगी मगध साम्राज्य से संबंधित मुद्दा। ये इसलिए क्योंकि हमने इसके पहले आप लोगों को सारी मुद्दे पे बातचीत किया था। लास्ट जो मैंने क्लास लेके छोड़ा था आप लोगों के बीच में वो था 16 महाजनपद काल। यहाँ तक की मैंने आपको पूरी क्लास लिया था। आप वीडियो देखेंगे, 16 महाजनपद में एक महाजनपद को मैं निकालता हूँ, मगध साम्राज्य को। आज इसी को पढ़ेंगे हम लोग। इस साम्राज्य पे अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से 3 राजवंश की शासन चलती है। पहला जो होता है ऐतिहासिक रूप से वो होता है हर्यक वंश। पहला हर्यक वंश होता है। हर्यक वंश के बाद दूसरा जो वंश परंपरा चलती है ऐतिहासिक रूप से वो चलती है शिशुनाग वंश की। और शिशुनाग वंश के बाद जो तीसरा आता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो है नंद वंश। इन 3 वंश परंपराओं के बारे में हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो ये समझिए आप कंप्लीट मगध साम्राज्य पढ़ लेते हैं। जो हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश में मुख्य रूप से हम लोग 3 बादशाह के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग बिंबिसार के बारे में, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी के लड़के अजात शत्रु के बारे में बातचीत करेंगे, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो इसका लड़का उदयन के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद कई छोटे छोटे राजा इसमें आएंगे, कई छोटे छोटे राजा आएंगे। लास्ट का जो राजा आएगा वो आएगा नागदशक। इस नागदशक की हत्या कर देगा शिशुनाग नामक एक अमात्य। उसके बाद आएगा यहाँ पे शिशुनाग। फिर हम लोग इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे और उसके बाद इसका लड़का आएगा कालाशोक आएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में हम लोग यहाँ बातचीत करने वाले हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कई छोटे बड़े राजा आते रहेंगे, लेकिन इस वंश के अंत कर करके एक नया राजा बैठेगा और उसका नाम बताया जाता है वो रहेगा महापद्म नंद करके। महापद्म नंद कर आएगा। ये महापद्म नंद जो होगा वो नंदिवर्धन, इस वंश के लास्ट राजा जो आएंगे, नंदिवर्धन का हत्या कर करके गद्दी पे बैठेगा। और इसके बाद इसके पास 8 पुत्र होंगे। उन 8 पुत्रों में एक पुत्र घनानंद आएगा नंद वंश की अंतिम सत्ता को लेकर के। तो इन सारी मुद्दे पे अगर हम बातचीत कर लेते हैं तो ये मानिए आपका टॉपिक मगध साम्राज्य कंप्लीट हो जाता है। आज की जो मेरी क्लास आप लोगों के बीच चलेगी वो मगध साम्राज्य से रिलेटेड हर्यक वंश के बारे में हम कंप्लीट पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद की जो मेरी क्लास आएगी उसमें हम शिशुनाग और नंद वंश को एक साथ लेकर के चलने वाला हूँ। तो इतनी सारी बातों में हम आज की क्लास को कंटिन्यू करने चलते हैं और वो हमारी क्लास है हर्यक वंश से संबंधित। तो चलिए देखते हैं हम लोग हर्यक वंश से संबंधित क्या ऐसे ऐतिहासिक सोर्सेज हैं जो बताते हैं और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनते चले जाते हैं। उन सारी मुद्दों पे करते हैं बातचीत। हर्यक, शिशुनाग और नंद वंशों के बारे में जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, उन वंशों में सबसे पहली वंश परंपरा की जो शुरुआत हम कर रहे हैं वह है हर्यक वंश। इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर लगभग 544-45 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 412 ईसा पूर्व तक इसके शासन काल को दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत पे शासन करने वाला जो पहला प्रतापी राजा आता है वो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार के शासन काल को अगर देखा जाए तो लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के आसपास
इसके शासन काल को बताया जाता है। हर्यक वंश भारत के इतिहास का पहला ऐसी वंश परंपरा की शुरुआत कर रहा है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण को संचालित कर रहा है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के संचालन में आने वाले हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार इसका संस्थापक के रूप में जाना जाता था, और इसकी राजधानी बताई जाती है कि इसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि प्रश्न के दृष्टि से आपको याद यही रखना है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, और इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाया था। इसे एक उपनाम से भी जाना जाता है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, उसको आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं। 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य एक ऐसा महाजनपद था जो अपना उत्थान कर रहा है इतिहास में, और उत्थान के दृष्टिकोण ये ऐसा अपनाया था कि अपने उत्थान के दृष्टिकोण में हर्यक मगध साम्राज्य जो था वो एक ऐतिहासिक स्वरूप धारण किया था। कहा जाता है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दो तरह के नीतियों को जबरदस्त तरीके से पालन किया था। पहला जो इसका नीति था वो था युद्ध अभियान, और दूसरा जो इसका नीति था जो साम्राज्य को विस्तारित करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाया था वो था इसका वैवाहिक संबंध। क्योंकि इस बात को बिंबिसार को भी पता था कि 16 महाजनपदों की ताकतवर जितने सारे क्षत्रिय राजाओं का उदय हो चुका था, उन राजाओं में बिंबिसार अपने वंश परंपरा की शुरुआत कैसे करा, इसके लिए उसने अपनी कूटनीतिक चाल का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत जगहों पर ऐसे बहुत वंश परंपराओं के राजाओं के पास ये अपने दूत और उच्चायुक्तों के माध्यम से समझौता करने के बाद भी अपने साम्राज्य को विस्तारित किया है। तो साम्राज्य विस्तार में इसकी जो सबसे प्रबल नीति मानी जाती है वो थी वैवाहिक संबंध। और अगर इस वैवाहिक संबंधों को ध्यान में देखा जाए तो बिंबिसार अपने जीवन का सबसे पहला जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है वो करता है लिच्छवी के राजा थे, लिच्छवी नरेश थे, लिच्छवी के राजा थे चेटक, उन्हीं की बहन थी जिनका नाम बताया जाता है इतिहास में चेलना था। इन्हें छलना के नाम से भी जाना जाता है, और ये चेलना जो थी इसके गर्भ से 2 औलाद पैदा हुए थे। हालांकि इसको याद नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। एक का नाम हल रखा गया था और दूसरा बेहल, बहुत ही थोड़ा ये अजीबोगरीब नाम था। तो ये 2 औलाद थे। इन दोनों का नाम इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों बच्चे जो होंगे अभी आगे चल के अजात शत्रु के साथ युद्ध करेंगे, इसलिए इतिहास में बहुत चर्चा के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो पहले वैवाहिक संबंध में इसने चलना के साथ शादी कर रहा है। ये चलना जो थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। दूसरा वैवाहिक संबंध अपने साम्राज्य विस्तार और वंश परंपराओं की नीतियों को संचालित करने के लिए बिंबिसार ने अपनी दूसरी वैवाहिक संबंध जो स्थापित किया था वो था काशी के राजा थे प्रसेनजीत, इन्हीं की बहन थी जिनका नाम बताया जाता है महाकोसला। महाकोसला से शादी करने के बाद बिंबिसार को प्राप्त हुआ काशी प्रांत, वो भी दहेज के रूप में। एक बात यहाँ याद रखिएगा, जब ये लिच्छवी नरेश से शादी कर रहा है तो इसको राजस्व यहाँ से प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ जब ये शादी कर रहा है तो सीधे प्रांत पे इसका एकाधिकार हो जाता है। आगे अपने वैवाहिक संबंध की कड़ी को बढ़ाते हुए तीसरा वैवाहिक संबंध जो स्थापित किया था वो मध्य देश, जो कुरु आज के कह सकते हैं हम दिल्ली के आसपास का ये क्षेत्र था, इस मध्य देश की राजकुमारी थी जिनका नाम क्षेमा बताया जाता है। इन्हीं से ये अपना तीसरा वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंधों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिंबिसार जो था एक बहुत ही चतुर प्रवृत्ति का शासक भी सामने आता है। कहा जाता है कि जिन क्षेत्रों पे ये अपने युद्ध अभियान की नीतियों का पालन नहीं कर पाया उन क्षेत्रों पे ये समझौते का पालन करता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां युद्ध परंपरा की नीति का भी पालन किया। इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिंबिसार के शासन काल में अवंती के जो राजा थे उनका नाम प्रबोध बताया जाता है। ये एक बार बीमारी हालत से गुजर रहे थे और बिंबिसार के पास एक राजवैद्य था जिसका नाम जीवक बताया जाता है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उस अवंती के शासक प्रबोध की बीमारी को ठीक करने के लिए एक अपने राजवैद्य को भेजा था,
और जो राजवैद्य था वो अवंती के राजा प्रघोत की बीमारी को सही कर दिया। तो अवंती के साथ अगर देखा जाए बिंबिसार का एक अच्छा संबंध स्थापित होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि बिंबिसार का राजवैद्य जो था वो जीवन, वो अवंती के राजा के जीवन को यानी कि दोबारा समझिए जिंदगी प्रदान करने का काम किया था। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों पर इसका एकाधिकार बिंबिसार का नहीं हो पा रहा था, वो युद्ध अभियान आगे चल के करना पड़ा उसको। और वो क्षेत्र थे अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, यानी कि अंग और चंपा जैसे क्षेत्र को कहा जाए तो बिंबिसार जो था वो युद्ध अभियान के माध्यम से जीतता है और जीतने के बाद यहीं पे अपने पुत्र अजात शत्रु को क्या बना देता है, उपराजा बना देता है। यानी कि कह सकते हैं अगर उपराजा के रूप में जो अजात शत्रु उसका पुत्र था वो यहाँ पे आकर के गद्दी पे पीठासीन हो जाता है। बौद्ध धर्म का पालन करने वाला बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा समर्थन भी इसने किया है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता रहता है बिंबिसार किस धर्म से संबद्ध रखता था या किस धर्म का अनुयायी था, तो ये याद रखिएगा कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हमने ऊपर ही पहले लिख दिया था कि इस वंश परंपरा को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि इस वंश परंपरा के जितने सारे राजा हुए वो लगभग राजा जो थे वो राजगद्दी पर बैठने से पहले अपने पिता की हत्या किए थे। ऐसा ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से इतिहासकारों ने बताया है। तो इसके साथ भी वही होगा। बिंबिसार जो था, जो इसका पुत्र अजात शत्रु था, जिसको राजा बनाया था, उपराजा बनाया था अंग क्षेत्रों का, यही अजात शत्रु कहा जाता है कि बिंबिसार के जीवन के अंतिम चरण तक जाते जाते अपने पिता का वध कर देता है और वध करने के बाद सीधे राजगद्दी पर बैठ जाता है। बिंबिसार जो था इसने राजगृह नामक एक नवीन नगर की स्थापना किया था। हालांकि आगे चल के मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको खोल के एक बार देखिएगा। वहां जो मगध के बारे में वहां पर जो 16 महाजनपदों में जो मगध में बताया होगा उस मगध की 3 राजधानी लिखा होगा। पहला गिरिब्रज लिखा होगा, दूसरा राजगृह लिखा होगा और तीसरा पाटलिपुत्रा था। तो पहले गिरिब्रज बनता है, फिर ये राजगृह नगर जब बनेगा तो ये राजधानी बनेगा और फिर अभी आगे जब आएगा यहाँ पे हम लोग आएंगे तो देखेंगे पाटलिपुत्र की भी स्थापना यहाँ किया जाएगा। तो बिंबिसार से संबंधित आपको इतनी सारी बातों को याद रखना है। बिंबिसार के बाद अगर देखा जाए तो बिंबिसार का वध करने के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकार के रूप में जो गद्दी पर बैठने का काम किया था वो था अजातशत्रु, जिसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऐसा माना जाता है कि लगभग 492 ईसा पूर्व से लेकर के उसने 460 ईसा पूर्व तक शासन किया है। अजातशत्रु का उपनाम जो बताया जाता है, अजातशत्रु का उपनाम जो बताया जाता है वो कुड़िक बताया जाता है। बिंबिसार का जो उपनाम था वो आप उपनाम श्रेणिक करिएगा, श्रेणिक। कुड़िक के उपनाम से अजातशत्रु को बताया गया, कुड़िक उपनाम से जाना जाता था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा, उस वाजिरा के साथ इसका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। ये जो वाजिरा थी प्रसेनजीत की पुत्री थी, ये वही प्रसेनजीत हैं जो प्रसेनजीत की बहन के साथ बिंबिसार का शादी हुआ। ये घटना इसलिए हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक कहानी यह है कि बिंबिसार ने जो प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी किया था, महाकोसला के साथ बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था, ऐसा बताया जाता है। और यही कारण है कि प्रसेनजीत ने जो काशी प्रांत को दिया था वो काशी प्रांत छीन लेते हैं और अपने एकाधिकार में ले लेते हैं। जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है तो उसको ये पता चलता है कि हमारे पिता के शासनकाल के दौरान कभी ये काशी प्रांत जो था वो हमारे एकाधिकार क्षेत्र में था, लेकिन आज उस पर प्रसेनजीत का राज चल रहा है। तो अजातशत्रु क्या करता है, प्रसेनजीत के साथ सीधे युद्ध करता है और युद्ध करने के बाद उनको पराजित करता है और पराजित करके एक समझौता के माध्यम से उनकी पुत्री के साथ शादी करके पुनः उस क्षेत्र को अपने एकाधिकार में ले लेता है।
अगर देखा जाए अनुयायी की बात करें तो ये पहले जैन धर्म का अनुयायी था, आगे चल के ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। यानी कि अजात शत्रु की अगर हम बात करते हैं तो अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष जब ये गद्दी पर बैठा तो उसके 8वें वर्ष ऐसा बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे, जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनका महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। और इनके महापरिनिर्वाण के प्राप्त के बाद बौद्ध धर्म की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभा समितियों का सहारा लेना पड़ा। और सभा समितियों का जो सहारा लिया गया, जिसके माध्यम से गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जितनी सारी उपदेश भरी बातें थी उसको धर्म के रूप में प्रचारित करने का काम किया गया था। उसमें सबसे पहला अहम भूमिका निभाने का काम जो किया था वो भारत का शासक अजात शत्रु था। कहा जाता है कि इसी के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। और ये बौद्ध संगीति का जो आयोजन चला था वो चला था राजगृह में, सबसे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया। अजात शत्रु जो था, ये अजात शत्रु भी बहुत ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पा रहा है। और चाहे जितने समय भी शासन किया है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक जाते जाते जो उदयन था, ये इसी का पुत्र था। ये उदयन ने क्या किया, अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर देता है। और कहा जाता है कि हत्या करने के बाद ये सीधे गद्दी पर बैठता है। यानी कि अजात शत्रु के मृत्यु के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि उसका पुत्र और उत्तराधिकार कौन लिया, तो आपका जवाब सीधे होगा कि अजात शत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी जो था वो उदयन था, जिसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता। तो तीनों का जरा नाम देखिएगा, यहाँ मैंने मिस्टेक किया था उसको सुधारा। ये श्रेणिक के नाम से जाना जाता था, ये कुड़िक के नाम से जाना जाता था और ये उदयभद्र के नाम से जाना जाता था। तीनों का अलग अलग उपनाम है। अगर राजधानी की बात करें तो उदयन जो था वो गंगा और सोन नदी के संगम पर बताया जाता है पाटलिपुत्र नामक एक नवीन नगर बनाया था। ये पाटलिपुत्र जो था, आप नेट और जेआरएफ का पेपर देखिएगा, उसमें पूछा हुआ सवाल है कि इस पाटलिपुत्र से पूर्व इसका नाम क्या था, तो ये कुसुमपुर नाम से जाना जाता था। यानी कुसुमपुर क्षेत्र जो थे, उस कुसुमपुर क्षेत्र जो गंगा सोन नदी के बीच में था, इस कुसुमपुर क्षेत्र में पाटलिपुत्र नामक एक नवीन नगर की स्थापना करता है और आगे चल के इसी को अपनी राजधानी के रूप में घोषित करता है। जैन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में इसको पितृभक्त के नाम से बताया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ इसे पितृहंता के नाम से भी संबोधित करते हैं। यानी ऐसा बताते हैं कि उदयन एक ऐसा बादशाह था जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को संभाला था। तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता, हालांकि ये वंश परंपरा ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता था, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो पितृहंता किसे कहा जाता है शासकों में, तो ज्यादातर एग्जामिनर जो अपना जवाब लेता है बच्चों से वो उदयन ही लेता है। तो घबराइएगा नहीं, आप बिल्कुल मार दीजिएगा, ऑप्शन सही होंगे। हालांकि इस वंश परंपरा के लगभग सारे राजा जो थे वो लगभग पितृहंता के ही काम करते चले आए। अजात शत्रु अपने पिता को मारता है, अजात शत्रु को इसका पुत्र मानता है। और उदयन जो है, उदयन की हत्या के बारे में ये बताया जाता है कि कोई व्यक्ति था, किसी व्यक्ति के द्वारा ये मारा जा रहा है। उदयन के बाद अगर देखा जाए तो उदयन के बाद इसके लगभग कई वंश परंपराएं ऐसी चल रही हैं, लेकिन कोई ऐसी ताकतवर शासक नहीं था जो बिंबिसार के द्वारा बनाई गई बुनियादी भरी एक साम्राज्य को, हर्यक वंश को संचालित कर पाए। लगभग सारे शासक कमजोर हुए। उदयन के बाद इतिहास कहता है कि अनिरुद्ध शासन करने आया, फिर उसके बाद मुंडक आया, फिर उसके बाद कई ऐसे शासक चलते चलते चले आए। लेकिन हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक के रूप में जो बताया जाता है वो नागदशक था। यानी कि हर्यक वंश का कोई आपसे अंतिम शासक पूछा तो उसका नाम आप नागदशक बताइएगा। और इस नागदशक की हत्या इसी के अमात्य के द्वारा कर दिया जाएगा, शिशुनाग के द्वारा। और शिशुनाग इसकी हत्या करके सीधे इस वंश परंपरा को समाप्त कर देगा और यहाँ पे अपने नाम से एक नई वंश परंपरा को लेकर के आएगा। यानी कि हर्यक वंश के बाद जो नई परंपरा अभी हमने बताया आपको, वो आया था शिशुनाग वंश। इतनी सारी बातों को आप हर्यक वंश से
संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं हर्यक वंश के बाद शिशुनांग वंशों के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास के साथ आपको, वहां में शिशुनांग वंश और वहां पे नंद वंश दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। वहीं हम लोगों का पूरा ये टॉपिक मगध साम्राज्य के कंप्लीट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सारी नोटबुक को आप बनाते चलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते चलिएगा। आप लोगों का ही साथ और सहयोग रहेगा तो मैं पूरी गुणवत्ता के साथ अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन समस्त बिंदुओं पे बात करूंगा जो आपके भावी भविष्य के लिए काफी लाभान्वित करने वाला है। तो लेता हूं मैं आपसे इजाजत और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।